हेलो फ्रेंड्स, सर्कल एंड स्टडी में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं। पिछले एक साल का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। आज का टॉपिक है रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी रिपोर्ट और सूचकांक से रिलेटेड पिछले एक साल का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखना और कंटेंट अच्छा लगे तो एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको टच कर देना है और बगल में बेल आइकन को भी टच करके ऑल नोटिफिकेशन ओपन कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त जारी करने जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा किसानों के लिए आय सहायता। प्रधानमंत्री किसान निधि की चौथी किस्त केंद्र प्रायोजित योजना शुरू करने जा रहा है जो कि आय सहायता प्रदान करती है। 3 समान किस्तों में सभी किसान परिवारों को 6,000 सालाना मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रवेश नामक वेब आधारित पोर्टल किस भारतीय मंत्रालय से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। परिवेश एक वेब आधारित भूमिका आधारित वर्क फ्लो अनुप्रयोग है जिसे केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों से पर्यावरण, वन, वन्यजीव और सीआरजी मंजूरी के लिए प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण और निगरानी के लिए विकसित किया गया है। यह प्रस्तावों की संपूर्ण ट्रैकिंग को स्वचालित करता है जिसमें नए प्रस्ताव को ऑनलाइन प्रस्तुत करना, प्रस्तावों के विवरण को संपादित करना, अपडेट करना और वर्क फ्लो के प्रत्येक चरण में प्रस्तावों की स्थिति प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन भारत में वार्षिक स्थिति शिक्षा रिपोर्ट जारी करता है? सही आंसर हो जाएगा एनजीओ प्रथम। गैर सरकारी संगठन जिसे प्रथम कहा जाता है भारत में वार्षिक स्तर की शिक्षा रिपोर्ट जारी करता है। वर्ष 2019 के लिए ASER हाल ही में जारी किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी संस्थानों में 5 साल के बच्चों ने सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में समान आयु वर्ग के बच्चों की तुलना में सीखने की गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन किया। 4 से 8 वर्ष की आयु की लड़कियों में नामांकन स्तर लड़कों की तुलना में अधिक था, लेकिन लड़कों की तुलना में अधिक लड़कियों को राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में दाखिला दिया जा रहा है, जो स्पष्ट लिंग अंतर दिखाते हुए निजी स्कूलों में अधिक नामांकित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा सकाम नामक 1 महीने का लंबा अभियान शुरू किया गया। अभियान किस बारे में है? सही आंसर हो जाएगा ईंधन संरक्षण के बारे में। सक्षम पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी PCRA द्वारा आयोजित 1 महीने का एक लंबा अभियान जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। PCRA देश के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा सकाम अभियान शुरू किया जाना है। PCRA ईंधन संरक्षण की आवश्यकता के बारे में आम जनता के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम बना रहा है और ईंधन की बचत के लिए सुझाव प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? सही आंसर हो जाएगा 76। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का रैंक 76 है। हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच के सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत 82 देशों में से 76वें स्थान पर था। इंडेक्स के उद्घाटन संस्करण में डेनमार्क को पहले रैंक पर रखा गया था। सूचकांक ने 5 प्रमुख आयामों वाले देशों का आकलन किया जो स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कार्य और सुरक्षा और संस्थान, और 5 आयामों के बीच वितरित किए गए 10 स्तंभ है। सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक सामाजिक रूप से मोबाइल समाज सभी यूरोपीय हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। पहले 5 पार्ट हैं। अगला प्रश्न है, नवीनतम अनस्टार्ड रिपोर्ट के अनुसार 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश है? सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नवीनतम अनस्टार्ड रिपोर्ट के अनुसार 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने हाल ही में अपनी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट जारी की और देशों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तियों के आधार पर सूचीबद्ध किया।
रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका का 2019 में $251 बिलियन की राशि के निवेश के साथ एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। 2019 में दूसरा सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता $140 बिलियन का चीन था। अब 2019 में शीर्ष 10 एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में से भी शामिल था, जिसने $49 बिलियन के निवेश को आकर्षित किया है। देश के पिछले वर्ष के एफडीआई प्रवाह की तुलना में 16% अधिक है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत का अधिकांश एफडीआई अंतर्वाह अपने सेवा क्षेत्र में चला गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने हाल ही में अपनी WTO विश्व पर्यटन बैरोमीटर रिपोर्ट जारी की। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा मैड्रिड में। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, जो मैड्रिड स्पेन में मुख्यालय है। UNWTO ने हाल ही में UNWTO वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर रिपोर्ट नामक वैश्विक पर्यटन पर अपनी व्यापक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में वर्ष 2019 में 1.5 बिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन दर्ज किए गए। यह पिछले वर्ष की तुलना में 4% की वृद्धि और यह लगातार 10वें वर्ष रिकॉर्डिंग वृद्धि भी है। इसने वर्ष 2020 तक पर्यटन क्षेत्र में 3 से 4% की वृद्धि भी भविष्यवाणी की। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के जल विभागों की समीक्षा में दक्षता लक्ष्यों को पूरा करने में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा गुजरात को। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के जल विभागों की समीक्षा में दक्षता लक्ष्यों को पूरा करने में गुजरात राज्य को पहला स्थान दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के विभागों की मध्यावधि समीक्षा के भाग के रूप में गुजरात को अगले 5 वर्षों में हर घर में पाइप पेयजल कनेक्शन प्रदान करने के लिए दक्षता लक्ष्यों को पूरा करने में पहला स्थान दिया गया है। दिल्ली वर्ष 2019 के लिए सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। 7 केंद्रीय विभागों को सूचीबद्ध करने वाली रैंकिंग ने पहले स्थान पर भारत के राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान को रखा। रैंकिंग मंत्रालय के राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत की गई है। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंडिया के हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा झरिया। ग्रीन पीस इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर झरिया है। पर्यावरण सरकारी संगठन ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का एक शहर भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, जिसके बाद उसी राज्य का धनबाद आता है। रिपोर्ट में यह भी पता चला कि देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 उत्तर प्रदेश राज्य में। मिजोरम का लुंगलेई शहर सबसे कम प्रदूषित शहर है और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित स्तर के तहत पार्टिकुलेट मैटर वस्तुओं वाला एकमात्र शहर है। ग्रीन पीस इंडिया ने भारत के सबसे प्रदूषित शहरों को रैंक करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से डेटा और 287 शहरों के पार्टिकुलेट मैटर डेटा का विश्लेषण किया है। अगला प्रश्न, किस राज्य के पर्यटन विभाग को संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2019 में इमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विशेष उल्लेख सम्मान मिला है? सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य को। पर्यटन विभाग को संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2019 में इमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में उल्लेख का सम्मान मिला है। केरल टूरिज्म द्वारा त्रिशूर जिले में लागू बैरियर की फ्री टूरिज्म प्रोजेक्ट को UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2019 में इमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विशेष उल्लेख का सम्मान मिला है। मार्च 2019 में केरल टूरिज्म ने बैरियर फ्री प्रोजेक्ट शुरू किया। केरल में 120 गंतव्यों को विकलांगों के अनुकूल बनाना, ऐसी 80 परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं और उनमें से 8 त्रिशूर जिले में हैं। गंतव्यों को सक्षम बनाने के लिए TO द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार काम करने वाला केरल पहला राज्य है। अगला प्रश्न, वार्षिक नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 के अनुसार किस भारतीय संस्थान को देश में पहले स्थान पर रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 के अनुसार जो संस्थानों के कुल अनुसंधान उत्पादन पर आधारित है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को देश में पहले स्थान पर रखा गया है। दिसंबर 2018 से नवंबर 2019 तक दिए गए आदेशों के आधार पर रैंकों को तैयार किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को सूचकांक पर दूसरा स्थान दिया गया है। उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है। अगला प्रश्न है, डिलीवरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया की संगठन या मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है?
सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। ड्यूली रोड सेफ्टी इन इंडिया विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट है। विश्व बैंक ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में चल रहे तीसरे वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन सड़क सुरक्षा पर के दौरान भारत में सड़क सुरक्षा उद्धार शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत को अगले दशक में सड़क सुरक्षा में $109 बिलियन की अतिरिक्त राशि का निवेश करना होगा। निवेश के साथ जीडीपी के 3.7% के बराबर आर्थिक लाभ सालाना देखा जा सकता है। अगला प्रश्न हाल ही में आईए के रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में डिजिटल लेनदेन में अग्रणी शहर कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। हाल ही में आईए की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में डिजिटल लेनदेन में अग्रणी शहर बेंगलुरु था। ऑनलाइन भुगतान प्रोसेसर वर्ल्ड लाइन इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में डिजिटल लेनदेन के लिए बेंगलुरु सबसे अधिक है। बेंगलुरु जो 2018 में डिजिटल लेनदेन में अग्रणी शहर था, उसके बाद चेन्नई, मुंबई और पुणे है। रिपोर्ट में यह भी पता चला कि यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका है। इसके बाद डेबिट कार्ड और तत्काल भुगतान सेवा IMPS शामिल है। अगला प्रश्न इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के हालिया इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 के अनुसार जो दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है। सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 सूची को अपडेट किया है, जिसमें दुनिया के 100 देश शामिल हैं। सूची के अनुसार न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद स्वीडन 2020 सूचकांक में सबसे ऊपर है। इस वर्ष सूची में भारत की रैंक 46 है, जो कि पिछले साल के 47 रैंक से अधिक है। तत्परता स्तंभ में आप भारत सूची में 12वें स्थान पर, लेकिन इंटरनेट तक महिला की पहुंच सुनिश्चित करना के स्तर में उसका प्रदर्शन खराब है। भारत दक्षिण एशियाई देशों में भी शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी किए गए जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों ने लैंगिक समानता हासिल की है? सही आंसर हो जाएगा 0। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा हाल ही में जारी किए गए जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार दुनिया के किसी भी देश ने लैंगिक समानता हासिल नहीं की है। रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि दुनिया 2030 तक लैंगिक समानता हासिल करने के लिए पटरी बनाई और आर्थिक अवसर में लिंग अंतर को बंद करने में 2 से 57 साल लगेंगे। महिलाओं के खिलाफ पक्षपातपूर्ण विचार रखने वाले लोगों की सूची में पाकिस्तान सबसे ऊपर है। अगला प्रश्न है एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में लगभग 1/4 भारतीय समाचारों के लिए भुगतान करते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सर्वेक्षण किया है? सही आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच द्वारा किए गए हालिया सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 1/4 उपभोक्ता वर्तमान में खबरों के लिए भुगतान करते हैं, लेकिन लगभग 2/3 आबादी भुगतान करने को तैयार है। जारी कोरोना वायरस महामारी के बीच समाज में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। विश्व आर्थिक मंच ने चीन, जर्मनी, भारत, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अमेरिका सहित 6 बाजारों में समाचार और मनोरंजन उपभोक्ताओं का एक सर्वेक्षण किया। यह भी पता लगा कि 60% उपभोक्ता मीडिया सेवा के लिए पंजीकृत है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है, जिसने हाल ही में 2020-21 में भारत की वृद्धि दर 1.9% तक कम कर दी है? सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी प्रमुख रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का नवीनतम संस्करण जारी किया है। रिपोर्ट में इसने प्रचलित लॉकडाउन के बीच वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर को 1.9% तक कम कर दिया है। हालांकि वैश्विक एजेंसियों को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि दर बढ़कर 7.4% हो जाएगी। अगला प्रश्न है इकोब्रैप भारत के किस वित्तीय संस्थान की प्रमुख आर्थिक शोध रिपोर्ट है? सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक की। भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में अपनी प्रमुख आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट इकोब्रैप का हालिया संस्करण जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि 1.1% तक घट सकती है। विकास दर में गिरावट का मुख्य कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस के प्रकोप का नकारात्मक प्रभाव है। इसमें यह भी बताया गया है कि 2019-20 की वृद्धि दर 4.1% अनुमानित है। अगला प्रश्न किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में अनुमान लगाया था कि दक्षिण एशिया में प्रेषण इस वर्ष में 22% कम हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। विश्व बैंक ने भी हाल ही में अनुमान लगाया था कि दक्षिण एशिया में प्रेषण इस वर्ष में 22% कम हो जाएंगे।
विश्व बैंक ने हाल ही में घोषणा की है कि अनुमान लगाता है कि दक्षिण एशिया में प्रेषण इस साल 22% तक गिर जाएगा। भारत दुनिया के प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, जो देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाता है। देश के चालू खाते के घाटे को निधि के देने के लिए भंडार का उपयोग किया जाता है। लॉकडाउन परिणाम स्वरूप आर्थिक मंदी के बाद विदेशों में काम करने वाले प्रवासी भारतीयों की आय का नुकसान प्रेषण को प्रभावित करेगा। कुल आमद का लगभग 12% हिस्सा विदेश में काम करने वाले लोगों का रेमिटेंस फॉर्म है। बैंक ने यह भी अनुमान लगाया कि ग्लोबल रेमिटेंस 20% तक गिर जाएगा। अगला प्रश्न है, USCIRF नामक एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था का मुख्यालय किस शहर में है? सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC में। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जहां उसने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले के लिए भारत को विशेष चिंता के देश के तहत वर्गीकृत किया है। रिपोर्ट ने भारत को 9 देशों सहित 13 अन्य देशों के साथ चिंता सूची में रखा है, जिन्हें दिसंबर 2019 में रखा गया था, और 5 देशों को अब जोड़ा गया है। हाल ही में जोड़े गए देशों में भारत के अलावा नाइजीरिया, रूस, सीरिया और वियतनाम शामिल हैं। अगला प्रश्न, एक महामारी के सामने काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी एक महामारी के सामने काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक है इन द फेस ऑफ ए पैंडेमिक सुनिश्चित सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। रिपोर्ट 28 अप्रैल को विश्व दिवस पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्यस्थल पर जारी की गई है। रिपोर्ट में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिमों पर प्रकाश डाला गया है, जो कोविड-19 के प्रसार के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। इसने सरकारों से यह भी कहा है कि वे दुनिया भर में कार्यस्थानों पर कोविड-19 के प्रसार को रोकें। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी द्वारा किए गए ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत का रैंक क्या है? सही आंसर हो जाएगा 53। ओपन बजट सर्वेक्षण, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी द्वारा संचालित किया गया था, हाल ही में जारी किया गया है। यह बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से 100 के पैमाने पर रेट करता है। न्यूजीलैंड 87वें स्थान पर है। इस सूची में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत 117 देशों में से 53वें स्थान पर है। सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 का स्कोर प्रदान किया गया, जबकि वैश्विक औसत 45 है। सर्वेक्षण रिपोर्ट का तर्क है कि केंद्र सरकार को पूरा बजट विवरण प्रकाशित करना चाहिए, जिसे विधायकों और जनता द्वारा जांच की जा सकती है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश के किन क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक है? सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक है। हाल ही में इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार पहली बार शहरी क्षेत्रों में उन लोगों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। पिछले नवंबर तक कुल 504 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से ग्रामीण क्षेत्रों में 227 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, जबकि शहरी क्षेत्रों में 205 मिलियन उपयोगकर्ता थे। लेकिन इंटरनेट पर बिताया गया समय शहरी लोगों के बीच अधिक है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महिला इंटरनेट उपयोगकर्ता में 21% की वृद्धि हुई है, जो पुरुष उपयोगकर्ताओं को 9% की तुलना में अधिक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा मैड्रिड में। विश्व पर्यटन संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो अस्थायी और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में स्थित है। नवीनतम WTO वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में 60 से 80% की गिरावट आ सकती है, जिसका परिणाम स्वरूप USD को 910 बिलियन से 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व नुकसान हो सकता है। इसने यह भी कहा कि 2020 की पहली तिमाही के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में 22% की गिरावट आई है। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच के हालिया विश्लेषण के अनुसार 40 वर्षों के बाद पहली बार किस देश का CO2 उत्सर्जन गिरा है? सही आंसर हो जाएगा भारत का। विश्व आर्थिक मंच के हालिया विश्लेषण के अनुसार भारत का CO2 उत्सर्जन 40 वर्षों में पहली बार गिरा है। WEF ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उत्सर्जन में गिरावट आर्थिक मंदी और
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वृद्धि के कारण है। वित्त वर्ष 2019-20 में उत्सर्जन में लगभग 1% की गिरावट आई है। मार्च के महीने में उत्सर्जन में 15% की गिरावट आई और अप्रैल 2020 में 30% तक गिरने की उम्मीद है। महामारी ने बिजली की मांग से कटौती कर दी है, कोयले की खपत भी कम हो गई है। अगला प्रश्न है, विश्व इस्पात संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम में। विश्व इस्पात संघ का मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, जिसे वर्ल्ड स्टील भी कहा जाता है, लोहे और इस्पात उद्योग के लिए एक वैश्विक व्यापार निकाय है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। एसोसिएशन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल के दौरान भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन 65% घटकर 3.13 मिलियन टन हो गया। 2019 में इसी महीने के दौरान उत्पादन 9.02 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे इस्पात था। लॉकडाउन ने भारत में स्टील की मांग और आपूर्ति को प्रभावित किया है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक इस्पात उत्पादन में भी 13% की गिरावट आई है। अगला प्रश्न है, मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। यह विश्व स्तर पर प्रवासियों के लिए 60वां सबसे महंगा शहर है और यह एशिया में 19वें स्थान पर है। भारत में मुंबई के बाद नई दिल्ली और चेन्नई है। वैश्विक सूची में हांगकांग सबसे ऊपर था। इसके बाद तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद था। टोक्यो और ज्यूरिख क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, नवीनतम कैकेरिली साइमंड्स विश्वविद्यालय रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 200 में कितने भारतीय संस्थान हैं? सही आंसर हो जाएगा 3। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वैश्विक उच्च शिक्षा कंसल्टेंसी साइमंड्स द्वारा जारी की गई है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार 9वें वर्ष शीर्ष पर है। इसके बाद स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय सभी अमेरिकी हैं। आईआईटी बॉम्बे 172वें, आईआईएसी बेंगलोर 150वें और आईआईटी दिल्ली 193 की केवल 3 भारतीय संस्थानों की सूची में शीर्ष 200 में से कोई भी शीर्ष 100 में नहीं है। अगला प्रश्न है, पेपाल इंडिया के साथ किस संगठन ने डिजिटल पेमेंट्स में धोखाधड़ी और जोखिम प्रबंधन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर हो जाएगा डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। भारत में डेटा सुरक्षा पर एक अपेक्स बॉडी नेस्कॉम द्वारा स्थापित डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने पेपाल इंडिया के साथ फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में उपभोक्ताओं एमएसएमई व्यवसायों के लिए भुगतानों को सुरक्षित रखने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि भारत में ई कॉमर्स बाजार और हाल के दिनों में यूपीआई लेनदेन कई गुना बढ़ रहे हैं। इसने भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में खतरों और इसको रोकथाम के बारे में भी चर्चा की। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने एक सर्वे जारी किया है जिसमें पाया गया है कि कोविड-19 के कारण 25 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं में से आधे से अधिक बाधित है? सही आंसर हो जाएगा WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वेक्षण के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण देशों में 25 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं में से कम आधे में व्यवधान देखा है। गैर संचारी रोगों के निदान और उपचार के दौरान टीकाकरण सेवाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई। दूसरी सबसे अधिक प्रभावित हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वेक्षण में शामिल 94% देशों ने केवल कोविड-19 से निपटने के अपने प्रयासों को केंद्रित किया। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011 से 2036 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग ने हाल ही में भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011 से 2036 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार देश का लिंगानुपात 2011 में 943 से बढ़कर 2036 के दौरान 957 हो जाने का अनुमान है। शिशु मृत्यु दर 2031 से 35 के अंत तक घटकर 30 हो जाना है। भारत की कुल जनसंख्या 121.1 करोड़ से बढ़कर 151.8 करोड़ होने का अनुमान है।
अगला प्रश्न, व्यवसाय करने में आसानी रिपोर्ट जिसे समाचार में देखा गया था किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक द्वारा। विश्व बैंक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपने उपायों के आधार पर 190 देशों को रैंक देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की। हाल ही में विश्व बैंक ने घोषणा की कि उसे डेटा हेरफेर की चिंताओं के रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया कि यूएई समेत 4 देशों के डेटा में कथित तौर पर बदलाव किया गया। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? सही आंसर हो जाएगा 48। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो, कॉर्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा वर्ष 2020 के लिए जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 131 देशों के बीच भारत को 48वें स्थान पर रखा गया है। भारत पिछली रैंकिंग से 4 पायदान ऊपर चढ़ा है, जिस स्विट्जरलैंड ने स्वीडन और अमेरिका के बाद चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO की रिपोर्ट 2023 के लिए उल्टी गिनती के अनुसार किस बीमारी से प्रति वर्ष लगभग 5 लाख लोगों की मौत होने का अनुमान है? सही आंसर हो जाएगा कोरोनरी हृदय रोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में 2023 तक काउंटडाउन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। वैश्विक ट्रांस वसा उन्मूलन 2020 पर WHO की रिपोर्ट के अनुसार 100 से अधिक देशों को अपने खाद्य आपूर्ति से हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए कार्रवाई करनी होगी। ट्रांस वसा के सेवन के कारण प्रति वर्ष 5 लाख मौतें कोरोनरी हृदय रोग के कारण होती है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? सही आंसर हो जाएगा IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 को सिंगापुर यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के सहयोग से जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर ने अद्यतन प्रौद्योगिकी की कमी के कारण वैश्विक सूची में तीव्र गिरावट दर्ज की है। हैदराबाद को 50वें स्थान पर और नई दिल्ली को 86वें स्थान पर रखा गया है। मुंबई को 93वीं रैंक और बेंगलोर को 95वीं रैंक पर रखा गया है। अगला प्रश्न, किस संगठन ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध पर एक रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर हो जाएगा NCRB, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB द्वारा प्रकाशित एनुअल क्राइम इन इंडिया 2019 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध 7% से अधिक हो गए और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों में 26% से अधिक की वृद्धि हुई है। 2019 में एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2019 में राजस्थान और बिहार में SC के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए हैं। अगला प्रश्न है, डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स सर्वेक्षण किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग द्वारा। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स सर्वेक्षण का संचालन राष्ट्र के थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा इसके विकास, निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय द्वारा किया जाता है। सर्वेक्षण का उद्देश्य केंद्रीय क्षेत्र योजना और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स सर्वे के तहत उर्वरक विभाग को 65 विभागों में दूसरा स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, FAO, IFAD, ILO और WHO के संयुक्त बयान के अनुसार कोविड-19 के कारण आजीविका खोने के जोखिम में विश्व के कार्यबल का कौन सा अंश है? सही आंसर हो जाएगा आधा। खाद्य और कृषि संगठन कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किए गए एक संयुक्त बयान के अनुसार लगभग आधे वैश्विक कार्यबल का जोखिम है अपनी आजीविका खोना। बयान में यह भी कहा गया है कि 690 मिलियन के मौजूदा स्तर से इस वर्ष के अंत तक कुपोषित लोगों की संख्या 132 मिलियन बढ़ सकती है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के सहयोग से किस संगठन ने ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ चिल्ड्रन इन मॉनेटरी पॉवर्टी यानी एन अपडेट नाम से रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर हो जाएगा यूनिसेफ ने। ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ चिल्ड्रन इन मॉनेटरी पॉवर्टी एंड अपडेट विश्व बैंक समूह और यूनिसेफ द्वारा जारी गरीबी में रहने वाले बच्चों पर एक विश्लेषण है। अनुमान के अनुसार दुनिया के कुल 356 मिलियन बच्चों में से 1/6 कोविड-19 से पहले अत्यधिक गरीबी में जी रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया कि उप सहारा अफ्रीका में अति गरीबी में रहने वाले 2/3 बच्चे रहते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाली इको प्रेप रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाले इको प्रेप भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आर्थिक शोध रिपोर्ट इको प्रेप के हवाले से कहा गया है कि कोविड-19 महामारी ने PMGDY यानी PM जन धन योजना खातों का 60% अधिक उपयोग किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस खाते का उपयोग उन क्षेत्रों में अधिक बार किया जाता है जहां अपराधों की संभावना अधिक होती है। अगला प्रश्न है, किस निकाय ने विद्युत मंत्रालय के साथ मिलकर भारत में बिजली पहुंच और बेंचमार्किंग वितरण उपयोगिताएं रिपोर्ट शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। बिजली एक्सेस इन इंडिया और बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रिपोर्ट को नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, रॉकफेलर फाउंडेशन और स्मार्ट पावर इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। रिपोर्ट का अनुपालन 10 राज्यों में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है, जो भारत की कुल ग्रामीण आबादी का लगभग 65% है। अगला प्रश्न है, शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति 2020 के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल बच्चों में से कितने प्रतिशत ने ऑनलाइन कक्षाओं का उपयोग किया है? सही आंसर हो जाएगा 11%। ग्रामीण भारत में 60,000 विषम छात्रों का फोन सर्वेक्षण करके हाल ही में वार्षिक रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 जारी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल बच्चों में से केवल 11% के पास ही ऑनलाइन कक्षाएं थी। सर्वेक्षण में शामिल बच्चों में से केवल 1/3 को ही ऑनलाइन सीखने की सुविधा थी। रिपोर्ट से देश में प्रचलित डिजिटल असमानता का पता चलता है। अगला प्रश्न, खाद्य मूल्य सूचकांक जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया था, किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? सही आंसर हो जाएगा खाद्य और कृषि संगठन। खाद्य मूल्य सूचकांक जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी ने हाल ही में घोषणा की है कि सूचकांक अक्टूबर में 100.9 अंक तक पहुंच गया, जो इस साल जनवरी के बाद सबसे अधिक है। सूचकांक अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पादों, मांस और चीनी की एक टोकरी के लिए मासिक परिवर्तनों को मापता है। अगला प्रश्न है, इम्पैक्स नाम का सूचकांक जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, लोगों के किस समूह से जुड़ा है? सही आंसर हो जाएगा प्रवासी मजदूर से। हाल ही में अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक IMPX जारी किया गया है, इसे मुंबई स्थित अनुसंधान और लाभकारी इंडिया माइग्रेशन नाव द्वारा विकसित किया गया था। सूचकांक 60 नीति संकेतकों पर विचार करके 8 नीति क्षेत्रों पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करता है। केरल, गोवा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिकों को एकीकृत करने में सबसे सफल रहे, जबकि दिल्ली में खराब प्रदर्शन रहा। अगला प्रश्न है, IBSA का संक्षिप्त नाम क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है? सही आंसर हो जाएगा भारतीय ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका। भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका की रिपोर्ट दीप सिंह को कोऑपरेशन इन IBSA यानी कि पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम की सेक्टर्स शीर्षक से हाल ही में शुरू की गई है। रिपोर्ट को विदेश मंत्रालय के सचिव राहुल छाबड़ा ने लॉन्च किया है। रिपोर्ट IBSA विजिटिंग फेलोशिप प्रोग्राम के तहत फेलो के दूसरे बैच द्वारा तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक हवाई जुड़ा हुआ शहर बन गया है? सही आंसर हो जाएगा शंघाई। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के अनुसार हालिया रिपोर्ट में चीन का शंघाई दुनिया का सबसे जुड़ा शहर बन गया है, जो लंदन को शीर्ष स्थान से हटा रहा है। IATA के अनुसार प्रचलित कोविड-19 महामारी के कारण लंदन में हवाई संपर्क में 67% की गिरावट देखी गई है। शंघाई शीर्ष सूची में शामिल होने के साथ दुनिया के 4 सबसे बड़े जुड़े शहर अब चीन में हैं। अगला प्रश्न है, USA एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा लाहौर। हाल ही में जारी किए गए अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार लाहौर का नाम दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में है। इसके बाद दिल्ली और काठमांडू है। पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर ने 423 के एक काउंट रेटिंग की रिपोर्ट की है। संयुक्त राज्य अमेरिका पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा गुणवत्ता को संतोषजनक के रूप में पंजीकृत करती है। अगला प्रश्न, किस संगठन ने वैश्विक जलवायु रिपोर्ट के अंतिम 2020 के राज्य को जारी किया है? सही आंसर हो जाएगा
WMO संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी अंतिम 2020 स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2020 तक पिछले 6 साल रिकॉर्ड पर सबसे गर्म साल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क का मुख्यालय क्या है? सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDG में वैश्विक प्रयासों को जुटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तहत काम करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र SDSN और इंस्टीट्यूट फॉर यूरोपीय पर्यावरण नीति ने यूरोप सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 को प्रकाशित किया। यह यूरोपीय संघ, इसके सदस्य राज्यों और अन्य यूरोपीय देशों की सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की रिपोर्ट करता है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने आवधिक श्रम सर्वेक्षण जारी किया है? सही आंसर हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय त्रैमासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी करता है। हाल के तिमाही PLFS के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2020 में बढ़कर 9.1% हो गई, जो अक्टूबर-दिसंबर 2019 में 7.9% थी। श्रम बल की भागीदारी दर बढ़कर 5/4 से 37.5% से अधिक हो गई है। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, एपीकल्चर किसके अध्ययन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको टच कर देना और बगल में बेल आइकन को भी यहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।